हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने बीपीएससी टीआरई 2.0 और बिहार स्टेट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में या अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके 20 से 30% सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है और इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख कर जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने साइकोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आसान भाषा में व्याख्या सहित रहेगा, जिससे कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आप काफ़ी बेटर स्कोर कर सकते हो अपने साइकोलॉजी पेपर 2 में। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया हुआ है, उस बेस पे मैं आपको गाइड करूंगा कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस उपागम को प्रायः तृतीय शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और अपने व्यवहार को निर्धारित करने में व्यक्ति के चयन करने में स्वतंत्रता पर केंद्रित होता है। आपको बता दें कि जब पहली बार आपका साइकोलॉजी पेपर 2 हुआ था बीपीएससी में, तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू काफ़ी हाई था। ऐसे सारे क्वेश्चन थे जो बहुत सारे बच्चे इसको गाइड भी नहीं कर सकते थे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा था और इसलिए इसका कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा कम गया था। लेकिन जब बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ तो क्वेश्चन थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी मैं आंसर बताऊँगा ये सब आपके ऑफिशियल आंसर होंगे, कोई भी मेरे तरफ से आंसर नहीं रहेगा। जो बीपीएससी आयोग ने इसके आंसर की जारी किए थे, उस बेस पे मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अनुसंधान एवं अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र चरों में जोड़-तोड़ के आधार पर, प्रायोगिक स्थिति में प्रयोजों का इच्छित आवंटन के आधार पर, कारण कार्य संबंधों के आरण के कारण आधार पर, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन बी है कॉलिंस, टूलविंग, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल हमने 1500 प्रैक्टिस सेट में ये सवाल हमने पहले भी कंप्लीट किया हुआ है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कॉलिंस एवं किलियन। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्धि का परीक्षण नहीं है। ये सवाल आपके एनसीईआरटी क्लास 12 से चैप्टर 3 से लिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपके बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ओटिस लेनन परीक्षण, संज्ञानात्मक योग्यता परीक्षण, हेरमन नेल्सन परीक्षण, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। केटल के संस्कृति शुद्ध बुद्धि परीक्षण, जिसे आप CFIT के नाम से जानते हैं, ये अनुमानित किया जाता है कि ये मापन कैसे करता है। एसटीपिक बुद्धि परीक्षण से अस्थिर बुद्धि का शाब्दिक प्रवाह, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अस्थिर बुद्धि का। अगला क्वेश्चन है, एक मनोवैज्ञानिक संख्यात्मक योग्यता का एक नया परीक्षण विकसित करता है। वो छात्रों के इस परीक्षण के प्राप्त सहसंबंध हाल ही में उच्च संपन्न उनकी गणित की परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ निकालता है। यह सहसंबंध पर्याप्त उच्च है, ये क्या इंगित करता है? पहला ऑप्शन है परीक्षा की उच्च आंतरिक संगति को, परीक्षण की उच्च पूर्व कथन वैधता को, परीक्षण की उच्च
परीक्षण, पुनः परीक्षण विश्वसनीयता को, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक तरफ आपके आवृत्ति मापनी तकनीक है, दूसरी साइड आपका लक्षण है। इसमें आपको सही मिलान करना है। तो चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। पहला है आपका समदृष्टि अंतराल। तो याद रखिएगा समदृष्टि अंतराल का जो ऑप्शन ए का ऑप्शन 4 से मैच करेंगे, जिसका अब मतलब है बृहत संख्या में 2 पदों के मापने में उपयुक्त। ऑप्शन बी है युग्मितीय तुलना। युग्मितीय तुलना आपके मापनीय मूल्य के माप के 2 रूप होते हैं, जिस पे आप जेड का प्रयोग करते हो। ऑप्शन सी है एस्किलोग्राम। एस्किलोग्राम मापने की एक विमेयता होती है, जिससे आप जाँच करते हो आपकी बुद्धि के परीक्षण को। ऑप्शन डी है संकलित कोटि निर्धारण, जो कि बहुविमेयतापूर्णता अभिवृत्तियों को मूल्यांकन कर सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक क्राकी विश्लेषण प्रतिपादन व्यक्तित्व का लक्षण सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है आइजेंक सिद्धांत, कैटल सिद्धांत, मैककरे, या एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आइजेंक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है कि क्रिएटिविटी चिंतन का टॉरेंस परीक्षण, जिसे आप टीटीसीटी के नाम से जानते हो, उसका प्रमुख रूप से मापन क्या करता है। पहला ऑप्शन है क्रिएटिव उत्पादों का, क्रिएटिव प्रक्रियाओं का, क्रिएटिव व्यक्तित्व का, एक से अधिक, या एक में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी एक प्रमाणित करती है कि प्रयोज्य तटस्थ उद्दीपक शब्दों को पहचानने की अपेक्षा संज्ञानात्मक रूप से अवशोषित शब्दों को पहचानने में अधिक समय लेता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षिक, प्रत्यक्षिक रक्षा, प्रत्यक्षिक छायांकन, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 नॉर्म चॉम्स्की आपने सीटेट और बीएड में पढ़ा होगा, और मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी सीरीज में भी बताया हुआ है। नॉर्म चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क का एक जैविक तत्व है जो हमें भाषा सीखने देता है। नॉन चॉम्स्की का एक काफ़ी फेमस वर्ड है लेड, ठीक है। इनका कहना था कि जो भाषा होती है वो भाषा जन्मजात होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान की विधि है। पहला है प्रयास और भूल, मानसिक विन्यास, एल्गोरिदम, स्वानुभूति, या ऑप्शन 5 है प्रक्रियात्मक स्थिरता। इसमें आपका ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आपको ये चूज करना है। तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके प्रयास और भूल जो ट्रायल एंड एरर है, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। एल्गोरिदम जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक दूसरा नाम है। और चौथा आपका स्वानुभविक। ये 3 ऑप्शन है जो कि आपके समस्या समाधान की प्रॉब्लम सॉल्विंग की विधियाँ मानी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 किसी व्यक्ति में कल क्रमिक आयु 20 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो मैंने कई बार आपको फार्मूला बताया भी है कैसे आप उसे फाइंड कर सकते हो। तो काफ़ी आसान है, आपको पता है जब इसका आप फाइंड करोगे इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 80। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 अर्जुन की माँ जब उसे गृह कार्य करने के लिए टीका टिप्पणी करती है तो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। जब वो अंतः गृह कार्य कर लेता है तो उसकी माँ टीका टिप्पणी बंद कर देती है। अब वो बिना टीका टिप्पणी के अपना गृह कार्य करता है। यहाँ टीका टिप्पणी ने निम्नलिखित में किस रूप में कार्य करता है। स्पेशली आपने देखा होगा जब आपके बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता है तो मम्मी-पापा जो होते हैं उनको टोंट मारते रहते हैं, ठीक है? टोंट मारने से बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है खुद से होमवर्क करना सीख जाता है। तो आपको बताना है कि जो टोंट मारना था क्या वो पॉजिटिव पुनर्वलन था या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट था
या ऑप्शन ए है अनुप्रयोग द्वारा दंड था, या एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नेगेटिव रिफोर्समेंट। क्योंकि आप किसी को टोंट मारकर उसको आप काम करा सकते हो, लेकिन उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा आगे पढ़ने का। सबसे बेटर है कि आप उससे टोंट मत मारो, आप उससे समझाओ, उसके बेनिफिट गिनाओ कि कैसे आप आगे लाइफ में कैसे सक्सेस बनने के लिए आप क्या-क्या आपको करना पड़ेगा। तो अंदर जब बच्चा इंटरनल मोटिवेट होता है, तब जाकर उसको पॉजिटिव रिफोर्समेंट मिलती है। अगर आप टोंट मारते हो, थप्पड़ मारते हो, उसको डाँटते हो, तो उससे एक बच्चा क्या होता है, उसको नेगेटिव रिफोर्समेंट मिलती है, जो कि इन फ्यूचर उसके लिए काफ़ी नेगेटिव काम करेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नेगेटिव रिफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 55 है, आपको बताना है कि लोगों की प्रत्याक्षात्मक संज्ञानात्मक शैलियों में अंतर होता है, जिसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है, लोगों का प्रत्यक्षीकरण किस सीमा तक लचीला है? उनके व्यक्तित्व के पहलू, कठोर विश्वास, क्षेत्र निर्भरता और अथवा स्वतंत्रता। ऑप्शन 5 है प्रेरक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो बीपीएससी ने जो इसका राइट आंसर माना था, ऑप्शन ई माना था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मुझे भी नहीं पता कि इसमें उपरोक्त में से कोई क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे जो इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन जो बीपीएससी आपका राइट आंसर मानता है, हमें उसे राइट आंसर लेकर चलना है। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे ने अगेंस्ट में इसको अप्लाई भी किया था इसको राइट आंसर के लिए, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन ई को ही टिक आउट किया। जितने बच्चे ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन किया था क्वेश्चन के प्रति 1 नंबर मार्क्स के लिए, सबका जो अर्जी थी वो सब उसे खारिज कर दिया गया। क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको इसे सही सुमेलित करनी है। तो पहला है आपका विचार, ठीक है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जो विचार होती है वो मन की भाषा होती है। ऑप्शन बी है संप्रत्यय। संप्रत्यय एक तरह का समूचे वर्ग की प्रतिनिधित्व करता है। आरोप आपका गुण जो संप्रत्यय का सर्वोत्तम दृष्टांत हो, और समीकरण एक किसी वस्तु की किसी संप्रत्यय वर्ग से संबंध करने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, कौन सा सिद्धांत आंतरिक अभिप्रेरणा एवं एक्सटर्नल अभिप्रेरणा के मध्य अंतर पर केंद्रित है? एक साइड आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन, दोनों के बीच जो मध्य अंतर है वो किस पर केंद्रित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है तार्किक कार्यवाही का सिद्धांत, आत्मनिश्चय का सिद्धांत, परिवर्तन परोक्ष की अवस्थाएं, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 58, यदि किसी समस्या का समाधान करने की विविध प्रकार के समाधान आपके मस्तिष्क में आते हैं, तब आप डैश चिंतन का प्रयोग करते हैं, जो कि क्रिएटिविटी चिंतन का एक प्रकार माना जाता है। इसके विपरीत कभी-कभी आप डैश चिंतन का प्रयोग करते हुए सही समाधान कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपसारी, अग्नात्मक, अपसारी, निग्नात्मक, अपसारी, अभिसारी, या एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी लैंग्वेज लेंथी क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 59 है, मानवतावादी चिकित्साएँ मनोविश्लेषण से भिन्न हैं, क्योंकि मानवतावादी चिकित्साएँ क्या हैं? मैंने कल के वीडियो में आपको मानवतावादी चिकित्साएँ को लेकर काफ़ी डिटेल में आपको वीडियो कराया हुआ है, आप जाकर कल का वीडियो देख सकते हो। उसमें जितना भी आपकी चिकित्साएँ चैप्टर चैप्टर 3 या चैप्टर 5 है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का, उसमें आपको चैप्टर पढ़ना है मनोचिकित्साएँ। उसको लेकर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने कल के वीडियो में काफ़ी डिटेल में करा हुआ है, आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, काफ़ी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट था, जो हर किसी को प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो आप देख सकते हो कि बिना प्रैक्टिस किए आप साइकोलॉजी पेपर सोच रहे हो कि जाकर बैठकर मैं पेपर क्वालीफाई कर लूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन का, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
अगर अभी तक आप सोच रहे हो कि बस जाकर मैं आँख बंद करके कुछ भी लगा के चली आऊँगी, कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, तो आप गलतफ़हमी में हो। क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग का बीपीएससी टीआरयू 1 2.0 हुआ था, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम थे, सीटें काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इस टाइम सीटें काफ़ी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बार आप सोच रहे हो कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपने पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे हैं और उनको नौकरी लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से अपने पढ़ाई को जारी रखा है। इसलिए आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। आवेदक की किसी विशेष व्यवसाय में नियुक्ति के लिए उसके ज्ञान एवं कौशल के स्तर का मापन कौन करता है? ये भी सवाल हमने प्रैक्टिस में ऑलरेडी किया हुआ है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उपलब्धि परीक्षण। फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। जैसे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे सही मिलान करने का बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दिया गया है, जिससे कि आप बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन आप जब सॉल्व करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि मैं क्वेश्चन को जब पेपर में आएगा, मैं सॉल्व कर लूँगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इस तरह क्वेश्चन का, तो आप क्वेश्चन देखकर ही डर जाओगे, क्या क्वेश्चन पूछ लिया, और आप आँख बंद करके कुछ भी टिक लगा के चले आओगे, और ऐसा टिक लगाने से क्या होगा कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आप भगवान पे भरोसे चले जाओगे कि आपका किस्मत होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर किस्मत साथ नहीं दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, जिसे आप प्रैक्टिस करके काफ़ी कम रेट में अपने आप फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। जो अभी तक अनलिमिटेड बच्चे ले चुके हैं, इसकी काउंटिंग भी नहीं की जा सकती कितने बच्चों ने लिए। मुझसे अप्रॉक्स अगर मुझे नंबर बताना हो, तो मेरे से सिर्फ़ 1500 प्लस बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है। आप सोच सकते हो कि काफ़ी टाइम पहले उन्होंने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है, अभी तक बच्चे ले रहे हैं। अगर अभी भी आपने नहीं लिया, तो आप सोच रहे हो कितना गोल्डन चांस आप स्किप कर रहे हो, क्योंकि आने वाली वैकेंसी कब आएगी आपको किसी को नहीं पता। इसलिए अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अभी से तैयारी करते हो, कहीं भी से करो, चाहे आप मुझसे करो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, लेकिन तैयारी करना जारी रखना। बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते हो। बिना इसकी अगर आप स्किप करते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होगी। चलते हैं सूची 1 और सूची 2 का इसको सही मिलान कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, ठीक है? तो इसका ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 62 है, एक सफल व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख स्थिति का होना आवश्यक नहीं होगा? पहला ऑप्शन है संगतता, अंतर्दृष्टि, शर्तहीन धनात्मक सम्मान, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन देखकर आपको खुद आइडिया लग गया हो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, डॉक्टर कुमार एक नैदानिक चिकित्सक हैं। उन्होंने प्रायोफोबिया के रोगी को गहन विश्व शांति प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद वो उनके मन से अधिक चिंता उत्पन्न करने वाली जितने भी आशंकाओं हैं उनको श्रेणीगत करने के लिए निर्देशित करते हैं। अंत में वो धीरे-धीरे एक-एक करके उनके डरों को खेलते हैं और रोगी को उनकी चिंताओं को नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। उनके चिकित्सीय दृष्टिकोण को सर्वाधिक डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जो उन्होंने फ़ॉर्मूला यूज़ किया अपने रोगियों पे, उसे किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है विरूचि चिकित्सा, फोल्डिंग, क्रमबद्ध औषधीकरण या एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रमबद्ध औषधीकरण। अगला क्वेश्चन है DSM-4 के अनुसार रोग भ्रम को किस विकृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये सवाल डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है। जस्ट मैंने आपको जो टॉप 30 सीरीज आपको स्टार्ट किया है, उसमें ये क्वेश्चन डिट्टो सवाल आपको मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। आप जाकर पहले का वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। टॉप 30 सीरीज जो आपके एनसीईआरटी बेस में करा रहा हूँ, उसमें सवाल मैंने ऑलरेडी आपको कराए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो हमारे पास वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, सचिन इस प्रकार का व्यक्ति है जो निरंतर श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है और वो काफ़ी तीव्र संतोष का अनुभव करता है जब वो नवीन कार्य में निपुणता प्राप्त करने की सक्षम होता है। सचिन में अधिकांशात उच्च डैश विद्वान होते हैं। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रेरक है, आपको ये टिक आउट करना है। पहला ऑप्शन है उपलब्धि प्रेरक, उत्कृष्टता प्रेरक, संबद्धता प्रेरक, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा उपलब्धि प्रेरक। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले आणविक आधार पर स्थापित किया कि सामाजिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को विकृत करता है? पहला ऑप्शन है सेली, ऑप्शन बी है लजारस एवं फोकमैन, ऑप्शन सी है होम्स एवं राहे या एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, होम्स एवं राहे। क्वेश्चन नंबर 68, आत्मपूरक भविष्यवाणी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा आत्मपूरक भविष्यवाणी जब कोई अपराधी या उनके दंड संबंध में भविष्य का अनुमान लगाता है उसे हम आत्मपूरक कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, वृद्धा अवस्था में अवसाद के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो याद रखिएगा वृद्ध अवस्था में स्वस्थ सेवा प्रदाता अवसाद के लक्षणों को अस्वस्थता में उम्र बढ़ने पर होने वाली केवल एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो कि समाज का त्रुटि कर सकते हैं और अवसाद का उपचार नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो क्योंकि आपसे राइट स्टेटमेंट पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में एक को सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में किसे नहीं रखा गया है? तो याद रखिएगा सामाजिक परिवर्तन की गति नियमित होती है, इसे सामाजिक परिवर्तन के अंदर इसे काउंट नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, आपको बताना है कि निद्रा के किस अवस्था में मस्तिष्क तरंगे तीव्र आवृत्ति और निम्न एम्पलीट्यूड बीटा तरंगों को बहुत समान देती हैं जब आप पूरी तरह से जागृत एवं सजग होते हैं। ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा उसको हम REM निद्रा बोलते हैं, ठीक है, REM निद्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि आप लोग के लिए सारा मेहनत किया जाता है और आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ कराना और आप जो भी डिमांड करते हो उसको हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप कंजूसी मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तथाकथित हार्थोन प्रभाव से तात्पर्य किस समूह संबंधित घटना से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोगों को हमेशा श्रेष्ठ निष्पादन होता है जब उन्हें कोई देख रहा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुविधावानी एवं वंचित पृष्ठभूमि में शिक्षार्थियों की शिक्षा निम्नलिखित में किन कारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? पहला ऑप्शन है रूढ़िबद्ध धारणा, स्थानीय ज्ञान तंत्रों की समझ के अभाव, अधोन्मुखी पाठ्यक्रम, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम। आपको चुनना है कि इनमें कौन-सा कोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसके अंदर 1, 2 और 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपको लगता है क्वेश्चन देखकर आप गेस कर पा रहे होगे, सवाल आपको 3 घंटे का पेपर है। क्वेश्चन पढ़ने में आपका पूरा अगर क्वेश्चन आप 120 क्वेश्चन रीड करते हो, आपको 1 घंटा जितने लंबे-लंबे क्वेश्चन हैं और लैंग्वेज इतना लेंदी है, अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट पढ़ते हो, तो आपको 1 घंटा आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा। जल्दी से फास्ट करने के लिए कोई भी चीज़ जब आप फास्ट करते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखकर आपको भी आइडिया लगा सकते हो कि प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 है, सर्वप्रथम सापेक्षिक वंचन के संप्रत्यय का उपयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है जैकसन, डोनाल्ड, रॉबर्ट केमर्टन एवं एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रॉबर्ट के मर्टन।
क्वेश्चन नंबर 75, सुविधाहीन पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते हो। ऑप्शन बी है उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए और उन बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में सम्मिलित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सामान्य चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उनको नैमित्तिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। आप हर किसी को नैमित्तिक सहयोग प्रदान नहीं कर सकते हो। एक से अधिक होगा नहीं और उपरोक्त में से कोई होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा एक कारक राष्ट्रीय एकीकरण को नहीं बढ़ाता है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक प्रावधान, सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक, एक से अधिक या एक एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन ई को टिक आउट किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है, नीलू और सीलू दोनों सेल्स में कार्यरत हैं और नियमित रूप से उनके निष्पादन की समीक्षा उन्हें प्राप्त होती है। नीलू इन समीक्षाओं से काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे ये समीक्षाएं अच्छा सेल्स एजेंट बनाने में उन्हें काफ़ी मदद करता है। सीलू दूसरी तरफ नेगेटिव प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में पसंद नहीं करती है क्योंकि इससे उसके आत्मदर को चोट पहुंचाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चिंतित बनाती है। इसमें किस उपलब्धि अभिप्रेरक होना माना गया और क्यों माना गया है? आपने देखा होगा कोई काम आपको सैटिस्फाई नहीं करता। अगर मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद, तो इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट करा पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको जॉब करना पसंद नहीं होगा, उनको बिज़नेस करना पसंद होगा, मतलब अपने सैटिस्फाई आप नहीं हो रहे हो। अगर आप सैटिस्फाई हो तो आपका पॉजिटिव है, अगर आप सैटिस्फाई नहीं हो तो आपको नेगेटिव है। तो आपको बताना है कि जो ये उपलब्धि है उस अभिप्रेरक को क्या मोटिवेट करेगा, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, दोनों ही उपलब्धि अभिप्रेरित है। एक होता है आप काम से सैटिस्फाई नहीं हो तो आप इंटरनल आपको पता है कि आप इस काम से खुश नहीं हो तो आप बहुत जल्द इसे स्विच ऑन कर सकते हो, स्विच मतलब स्विच एक्सचेंज कर सकते हो। और जो इंसान अपने काम से खुश है तो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रयास कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में कौन-सी एक उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन-सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चेतना की परिवर्तित अवस्था उत्पन्न करने के लिए औषधि का एकमात्र माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं होता। एकमात्र माध्यम कभी नहीं होता चेतना को परिवर्तित करने के लिए, क्योंकि चेतना को परिवर्तन करने के लिए 3 कारक मुख्य कारक माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपको गलत बताना था। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है जोसेफ शुपमीटर को, पॉल रोनाल्ड्स को, बिल गेट्स को, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोसेफ शुपमीटर। क्वेश्चन नंबर 81, अभी तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आपका 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो बस वीडियो पे बने रहना। थोड़ा-सा वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि आपको मैंने सोचा हुआ है कि एक ही वीडियो में आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 कंप्लीट करा पाऊँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो और एक आप ओवरऑल एक आइडिया लगा पाओ कि कैसे बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं। जो आप ख़्याली पुलाव बना बैठे हो कि जाकर कुछ भी टिक आउट करके चले आना है, अगर आप सीरियस हो तो प्लीज़ आप लोग अभी से भी तैयारी करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई भी डाउट हो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइड कर पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 81 है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मनोविज्ञान व्यक्ति की डैश और डैश वैज्ञानिक अध्ययन है। तो याद रखिएगा मनोविज्ञान व्यक्ति का व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिएटिविटी का वैज्ञानिक अध्ययन किसने स्टार्ट किया? तो आपको पता होगा, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, गिलफर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का ज्ञात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा किया गया है? ये सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में आपको ऑलरेडी कराया हो, जो कि अल्बर्ट का एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपको बताना है कि किसी उत्तेजना की अनुभूति जो चेतन अनुभव को सीमा से नीचे होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका बीपीएससी ने इसका राइट आंसर माना था, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ई। सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ सोशल लर्निंग के बारे में, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने आपको बताया था। सवाल बंडूरा से चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, 3 से 4 सवाल आपको अल्बर्ट बंडूरा से ज़रूर पूछा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया था? तो बेबी डॉल पे प्रयोग किया था, इसे भी याद रखिएगा, जिसे हम मॉडलिंग भी नाम से जानते हैं, मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक देश में आम चुनाव के बाद एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने विजेता पार्टी के लिए उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए 200 मतदाताओं को साक्षात्कार किया। एक किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है क्षेत्र प्रयोग का, दृष्टिकोण परिवर्तन प्रयोग का, सहसंबंध अध्ययन का, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन ई को माना था, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 87 तर्क में जब परिसर सत्य है डैश गलत नहीं हो सकता। जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में जब आपका परिसर सत्य होता है तो जो आपका निष्कर्ष होता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। भाषा के व्यवस्थित प्रयोग के संबंध में स्वयं की समझ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, धातु भाषा संबंधी जागरूकता। जब हाल ही में अधिगामित सूचना पहले से गृहीत सूचना को धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? आपने एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा, आपको एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन भी है, उसे हम पृष्ठमुखी प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 प्रत्येक कर्मचारी के कार्य निष्पादन की वार्षिक या अर्धवार्षिक रेटिंग फीडबैक के साथ उन्हें प्राप्त रेटिंग के बारे में क्या कहा जाता है? तो उसे हम कार्य निष्पादन मूल्य निरूपण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नए या चुनौतीपूर्ण कार्य पर निपुणता हासिल करने के बच्चे के प्रयासों को जिस प्रकार से अध्यापकों, अभिभावक या ज़्यादा निपुण व्यक्तियों द्वारा नियम और प्रासंगिक ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम पारवुन्न स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग इसका ज़िक्र सबसे पहले किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्कैफोल्डिंग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्कैफोल्डिंग के बाद आपके स्किनर करते हैं, ठीक है? स्कैफोल्डिंग जो कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है? किसी का सहारा लेकर आप आगे बढ़ते हो, उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में कौन-सा सिद्धांत ये भविष्यवाणी करता है कि कार्य की अभिप्रेरणा कम होगी यदि कर्मी समझता है कि उसके प्रयत्न में वृद्धि और उसके निष्पादन पर कम या कोई प्रभाव नहीं डालेगी? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है न्यायपूर्ण विश्व सिद्धांत, औत्सुकता अंतर्निहित सिद्धांत, या प्रत्याशा सिद्धांत, या एक से अधिक, या एक से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रत्याशा सिद्धांत। निम्नलिखित परीक्षणों को प्रेक्षणीय निष्कर्ष में आधार पर उनके संस्फटिकीकरण के वर्तमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आपको बताना है, इसको सही व्यवस्थित आपको करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ने इसका राइट आंसर माना था, इसको लेकर बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी किया था, क्योंकि उन्होंने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी किया था इसका राइट आंसर के लिए, लेकिन बीपीएससी ने फिर भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ई को ही माना था। क्वेश्चन नंबर 95 आपको बताना है कि कैटल की जो संस्कृति सामंत बुद्धि परीक्षण थी, उनमें कौन-कौन सी विशेषताएँ थी, आपको ये बताना है। तो पहला आपका है गति, शक्ति, अपशाब्दिक और निष्पन्नता। याद रखिएगा, जो कैटल का बुद्धि परीक्षण थी, जो संस्कृति सामर्थ्य को दर्शाता है, उसके अंदर आपका स्पीड, शक्ति और अपशाब्दिक तीनों ये वर्ड शामिल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 95 फिर से आपको सेम पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित संघटकों में किने टॉरेंस के प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन सोच-विचार, ऑप्शन बी है विश्ववायकरण, रूपांतरण या ऑप्शन 4 है न्यामतः। याद रखिएगा 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 है किसी फर्म को डैश परीक्षण और विकास के प्रतिस्पर्धा से लाभ मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? आपको इसे सही क्रम में सजाना है कि इनमें कौन-सा सही क्रम है। तो याद रखिएगा इसका सही क्रम आपका मुख्य, गुद्य, लैंगिक और शिक्षणीय और जननीय है। ये भी सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा हुआ है और जब हमने टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज है उसमें भी मैंने क्वेश्चन को कराया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्स्टन द्वारा निम्नलिखित में किनका पता नहीं लगाया गया है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा, स्थानिक, प्रेरणात्मक या ऑप्शन डी है सवार्थ विषयक। आपको नीचे कोडिंग दी गई है, आपको कोडिंग भी चुनना है कि इनमें कौन-सा कोड आपका सही है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 और 4। सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता किसे परिणाम स्वरूप होती है? पहला ऑप्शन है हीन भावना, भूमिका उलझन, निष्क्रियता, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भूमिका उलझन। क्वेश्चन नंबर 100 और इसके बाद टोटल 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बस आप अपना एनर्जी को बनाए रखना और वीडियो के अंत तक बने रहना और हर सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहना जिससे आपको आइडिया लग पाए कि आपकी तैयारी हो चुकी है आपकी बीपीएससी के लिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, मैकलेंड के योगदान की सबसे अधिक भूमिका कौन-सी है? याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मैकलेंड ने किसी भूमिका में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, वो थी आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा में। ऑप्शन सी। फ्रायड के अनुसार इडिपस कॉम्प्लेक्स विकास के किस चरण में होता है? तो मैंने इडिपस को लेकर काफ़ी डिटेल में हर बार आपको वीडियो में बताया भी है, जो कि आपके लिंग प्रधानावस्था के अंतर्गत आता है, जो कि सेक्स अपोजिट सेक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में तंत्रिका आवेग की अधिकतम फ्रीक्वेंसी कब देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा बीपीएससी ने इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ई को माना था, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है सिग्नल का पता लगाने के लिए सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा 4 जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, जो आपका तत्व है, वो है आपका हिंट, मिस, सही, अस्वीकृति और झूठा अलार्म। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। ये जो कि सिग्नल जो है आपके पावलोव है, ठीक है? क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग को लेकर ये 4 जो महत्वपूर्ण तत्व थे, उसको लेकर ये सवाल पूछा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहाँ साक्षरकर्ता साक्षरकार की सामग्री को परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपरोक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि उसे मानकृत साक्षरकार और सुरक्षित साक्षरकार के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस उपयोगी है किससे संबंधित है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस के बारे में, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपके भूख और प्यास को और आपकी नींद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपकी नींद और भूख और प्यास दोनों को कंट्रोल करता है, जो आपके मस्तिष्क के निचले पार्ट में देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन-सा सही ढंग से व्यवस्थित है? ऐसे सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे गए थे सही व्यवस्थित करने को लेकर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पुनः संकेतन, भंडारण और पुनः प्राप्ति। स्वाभिमान का विकास कैसे होता है? पहला ऑप्शन है दैहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, सुरक्षा आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, स्नेह आवश्यकताओं की संतुष्टि पर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। समांतर रेखाएं ज्यों-ज्यों पीछे हटती जाती हैं, अभिसारित होती दिखती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम रेखीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी।
मान लीजिए किसी प्रयोग से जो उद्दीपक है, जो आपका स्टिमुलस है, वो S1 है और भोजन जो है S1 के लिए प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, जिसे सैल्वेशन क्या होता है? सैल्वेशन आपका एक तरह का लार होता है। उद्दीपक 2 एक घंटी है और S2 के लिए प्रतिक्रिया सुनना एक लिसनिंग है। R2 में क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित करेगा? ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, क्लासिकल सिद्धांत से पावलोव का जो सिद्धांत था कुत्तों को लेकर, उससे ये सवाल एक आपको थ्योरी बनाई गई है। आपको बताना है इसमें का राइट आंसर क्या होगा। बीपीएससी ने इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ई माना था क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और ये कोई भी ऑप्शन इससे कोई रिलेट करता नहीं था, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यक्त सीख सबसे उच्च रूप से कैसे वर्णित की जा सकती है? तो याद रखिएगा, सीखना जो होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन में तुरंत परिलक्षित नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में कौन-सी महत्वपूर्ण है? जब आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो, काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हो, तो उससे निपटने के लिए कौन-सी ग्रंथि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि जो आपका एड्रेनल ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये सब आपके इम्पोर्टेंट है आपके तनाव से निपटने के लिए। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ आप जाइएगा। निम्नलिखित में कौन-सा मानो रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण नहीं है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। जो आपका माइंड होता है, जो आपका हिप्पोकैम्प्स होता है, उसको रिफ्लेक्स करने के लिए एक्शन का उदाहरण नहीं माना जाता। ठीक है? तो इसका हिप्पोकैम्प्स को लेकर कोई भी माइंड को लेकर कोई भी एग्ज़ाम्पल इसमें नहीं है, इसलिए इसका बीपीएससी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ई टिक आउट किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्मृति बजाय जो उसके जो वास्तव में घटित हुआ होता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठाओं से प्रभावित होकर विकृत हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बीपीएससी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ई माना था, उपरोक्त में से कोई नहीं। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें बीपीएससी ने मैक्सिमम 20 प्लस ऑप्शन ई को राइट आंसर माना था। ऐसा ऑप्शन ई किसी भी अदर सब्जेक्ट में आप नहीं देखोगे कि ऑप्शन ई को इतना राइट आंसर माना गया हो। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें ऑप्शन ई को बहुत बार 20 प्लस बार आपका स्कोर ऑप्शन ई को राइट आंसर माना गया, जो कि काफ़ी गलत है। ऐसे ऑप्शन ई जब होता है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऑप्शन किसको मैं टिक आउट करूँ। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब भी आप बिना पढ़े आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आप ऐसे ही गलत आंसर दोगे क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा लेकिन आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आप कोई एक आंसर टिक आउट करोगे। लेकिन आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद एक आइडिया लग पाया होगा कि ऑप्शन ई आपके बार कितनी बार आपके पेपर में राइट आंसर हो सकता है। इसलिए बिना पढ़े-लिखे आप एग्ज़ाम में बैठने जाते हो तो बस आप अपना टाइम वेस्ट करते हो और कॉम्पिटिशन में आप नंबर एक संख्या की ओर बढ़ जाते हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो। ऐसे करने से आपका अटेम्प्ट भी खराब नहीं होगा जब आप अच्छे से तैयारी करते हो तो। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपका अटेम्प्ट जो है 5 बार उसे भी आप एक खराब कर देते हो। इसलिए जो अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो अटेम्प्ट को अपने नज़र में रखो और अच्छे से तैयारी है तभी आप पेपर देने बैठो। अगला क्वेश्चन है, लोगोचिकित्सा विकसित करने का श्रेय निम्नलिखित में किसे जाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विक्टर फ्रैंकल। ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है। गति हो या रफ्तार, शक्ति के परीक्षण निम्नलिखित के आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता है। आपको इसे सही उत्तर कोड को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मौखिक और गैर मौखिक विषय वस्तु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डैश सिद्धांत के अनुसार विचारों और भावों में बदलाव का कारण ये है कि लोग ऐसे भावों को उचित सिद्ध करने की ओर प्रेरित होते हुए जो अन्यथा परिकल्पित प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत को डैश ने प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विश्वादिता और फेस्टिंगर। फिर से सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको इसमें सही मिलान करना है। तो सही मिलान आप आराम से कर लेना, इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ निश्चित मामलों में सामाजिक व्यवहार और विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बीपीएससी ने ऑप्शन ई फिर से माना था, ऑप्शन ई। रीमा ने अपने सप्ताहांत के कार्य करने के लिए एक सूची लिखकर तैयार की, लेकिन संयोगवश वो अपनी पहली गतिविधि के लिए बाहर जाते समय इसे घर पर छोड़ गई। सूची को याद करने के लिए कोशिश में
रीमा ने याद किया कि सूची के आरंभ और अंत में क्या था, लेकिन सूची के मध्य में क्या था, उसे याद नहीं आया। निम्नलिखित में एक किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये आपका क्रमिक स्थिति प्रभाव जो आपका डिसऑर्डर होता है, ठीक है? जो क्रम होता है, उसको लेकर आप याद नहीं कर पाना, एक क्रमिक स्थिति प्रभाव को दर्शाता है, जो कि एक डिसऑर्डर माना जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य को वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन से बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन होगा याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना और विश्लेषण करना। तो यहाँ पे आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 आपका खत्म होता है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन, हमने साइकोलॉजी के 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट हो चाहे आपका बीपीएससी। दोनों एग्जाम के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 25 से 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, या फिर सेम पैटर्न पे सवाल आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस होता है। इसलिए एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कंप्लीट देख कर जाना। टोटल हमने स्टेट और बीपीएससी टीआरई 1 और 2.0 हमने दोनों कंप्लीट कर लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हूँ, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। साथ में अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, जिसके अंदर आपको 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे आप कर कर एक ओवरऑल एक आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सकता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। साथ में एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट करना, बिना एनसीईआरटी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बीपीएससी साफ-साफ मेंशन भी कर चुका है कि एनसीईआरटी आपका एक बेस है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सवाल मैक्सिमम सवाल आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल कंजूसी मत करना, और डेली आपको शाम 7 बजे आप क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना साइकोलॉजी का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।